नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूएचए का न्यूज़लेटर लेके आया हूँ। 29 नवंबर 29 नवंबर 224। आज के कुछ मुद्दे ऐसे हैं। पहला मुद्दा यह है कि हमारे पहले यूनियन मिनिस्टर थे जिनका नाम है केबी थॉमस। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है ये जांच करने के लिए कि कोविड-19 वैक्सीन का क्या प्रभाव हुआ है। तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर केवी थॉमस, जो आजकल केरल गवर्नमेंट के स्पेशल प्रतिनिधि हैं, विशेष प्रतिनिधि केरल गवर्नमेंट के केवी थॉमस, वो पहले यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लिखा है कि ऑर्डर करें कि कोविड-19 के वैक्सीन का क्या प्रभाव हुआ है। और उन्होंने कहा है कि उनका धर्मपत्नी का भी निधन हो गया कोविड किडनी गुर्दे की बीमारी से। तो ये सब बाकी कई देशों में तो हो रहे हैं, कुछ कुछ देशों में हो रहे हैं। तो ये पहला ये एक अच्छी बात है कि इसका जांच होना चाहिए। और कोविशील्ड के जो मैन्युफैक्चरर है एस्ट्राजेनेका ने कबूल किया है यूके कोर्ट में, इसलिए ये और इसका ये बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। क्योंकि यूके कोर्ट में जब एस्ट्राजेनेका, जो कि कोविशील्ड के नाम से हमारे 80% लोगों को लगा है, जब उन्होंने कबूल किया है कि उनके वैक्सीन से कुछ दुष्प्रभाव होते हैं जिसके कारण उन्होंने वैक्सीन को मार्केट से विड्रॉ किया है, तो ये भी, इसको भी मद्देनजर रख के इनका चिट्ठी का बारे में सोचना जरूरी है आम जनता को। और यूएचओ भी इससे सहमत है कि इसमें एक अच्छा जांच होना चाहिए जो कि दुष्प्रभाव हुए हैं या नहीं हुए हैं। और इसलिए और ज़रूरी है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल हुआ है। और ये भी ज़रूरी है कि कुछ देश में, जैसे अमेरिका में, इसको लाइसेंस ही नहीं दिया था क्योंकि ट्रायल के दौरान ही एक महिला को इसका दुष्प्रभाव हो गया था। उसको दौरे आने लगे थे मिर्गी जैसे। और तो इसीलिए उसको लाइसेंस नहीं दिया था एस्ट्राजेनेका को यूएसए ने, और ट्रायल के दौरान ही। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे देश में भी जांच होना चाहिए। दूसरा मुद्दा बड़ा अजीब है, जो मेन स्ट्रीम डॉक्टर लग रहा है कि मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि एक्स जो है अपना सोशल मीडिया, जिसको कि ट्विटर पहले कहते थे, उसमें डॉक्टर लोग का थोड़ा उनको जरा बेचैन है डॉक्टर जो है। क्योंकि एक ऐसे मेट पेज बोल के जो हमारा एक मेडिकल का न्यूज़लेटर आता है, उसमें मेट पेज है या मेटस्केप है, ऐसा कुछ है, मैं आगे देखता हूँ क्या है। तो वो उसमें एक खबर बताए हैं कि जो मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स है, कई जो डॉक्टर्स है, जो ज़्यादा तौर पे जो डॉक्टर्स है जिनको कि थोड़ा उनको लगता होगा या नहीं भी लगता होगा या बिल्कुल बेसमझ होंगे या नासमझ होंगे कि महामारी के दौरान कई जो कार्रवाई किए गए थे वो कुछ साइंस से, साइंटिफिक नहीं था, वो विज्ञान के खिलाफ था। या सहमत है या असहमत है या नासमझ है। तो ऐसे डॉक्टर अधिकतर जो हैं, जो या तो अपना कैरियर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या उनको कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मेजॉरिटी जो अभी मेडिकल प्रोफेशन का भी ऐसा कुछ, शायद ही कोई डॉक्टर है जो अच्छे पोजीशन में है जिसके कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो सकता है, अब जरूरी नहीं हमेशा पैसे के लिए हो। एकेडमिक्स को भी प्रेशर रहता है, फंडिंग होता है उनका फार्मा से वगैरह वगैरह।
तो वो ऐसे जो मेजोरिटी डॉक्टर्स हैं काफ़ी बेचैन हैं, और ये जब से ट्विटर मस्क ने खरीद लिया है, और उससे ज़्यादा जब ट्रम्प जब से इलेक्शन जीत लिया है, और उन्होंने अच्छे लोग जो हैं, ईमानदार लोग हैं, सेनेटर जॉन एफ कैनेडी जूनियर और अभी जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में नियुक्त किया है। जब से इन लोग का सिलेक्शन हुआ है ट्रम्प के एडवाइजर्स में, तो काफ़ी बेचैन है डॉक्टर लोग। और उन्होंने क्या किया है कि एक्स छोड़ के जा रहे हैं, ट्विटर से ट्वीटिंग करना बंद करके एक नया कोई डॉक्टर्स के लिए सोशल मीडिया बनाया है जिसका नाम है ब्लू स्काई। ब्लू स्काई प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, और वो यह चाहते हैं कि वो अपना ही जो समझ है उसके बारे में ही बातचीत करे, कोई विवाद नहीं करे उनका जो। तो वो बोलते हैं कि ट्विटर भी पहले ऐसा ही था। आपको मालूम है ट्विटर कैसे था? सेंसर कर दिया जाता था, जो अगर मेन स्ट्रीम से सहमत नहीं रखते थे, दूसरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, अपना विचार बताते थे, उसके ऊपर विश्लेषण करते थे, उनको ट्विटर से निकाल दिया। अभी भी यूट्यूब वगैरह से निकाल देते हैं या फेसबुक से निकाल देते हैं, पर ट्विटर जब से मस्क ने लिया है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को, बोलने का जो हमारा एक हक है, जो हम, और विज्ञान में तो होता ही है, जब तक आपका तर्क नहीं होगा, दूसरे पक्ष को नहीं सुनेंगे, विज्ञान आगे नहीं बढ़ता है। विज्ञान फिर एक फेथ जैसा बन जाता है जो कि विज्ञान के लिए। तो अभी उन्होंने ब्लू स्काई बोल के एक किए है, जो डॉक्टर का प्लेटफॉर्म है, जो अपना ही वो बात करेंगे, और कोई दूसरा कोई उनके सहमत नहीं होगा उनके इससे, अपना विचार कोई देगा, जो विचार मिलता नहीं है उनके सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम या कंसेंसस से, उसको सेंसर कर दिया जाएगा ब्लू स्काई। क्योंकि ट्विटर ने अभी सेंसरशिप उठा दिया, तो या तो ये बिल्कुल ही नासमझ है, या ये शायद डर रहे हैं कि एक्सपोज हो जाएंगे तो काफ़ी लोगों को अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगा या क्या होगा। तो ये एक मुद्दा आज का हमने डाले हैं न्यूज़लेटर में कि ऐसा कैसा अभी हमारा डेमोक्रेसी है इतने वर्ल्ड में, जो कि हम दूसरे के बात सुनने से हमको डर लग रहा है और मैदान छोड़ के हम भाग रहे हैं। ट्विटर से ब्लू स्काई में सब डॉक्टर लोग जा रहे हैं, कितने मिलियन डॉक्टर चले गए हैं कहता है ये। एक किस में आया है, एक मैं बोला मैट पेज या मैटस्केप में ये न्यूज़ आया है। और दिस डॉक्टर्स आर डेजर्टिंग एंड वी आर, तो ये एक खबर है ब्लू स्काई और सोशल मीडिया। इसका मैं लिंक अंग्रेजी वाले न्यूज़लेटर में दे रहा हूँ, जो कि मैं uho.org.in में आप जाएंगे, उसमें सर ये न्यूज़लेटर भी 2-3 दिन बाद लग जाएगा। उसमें जितना भी मैं ये बताता हूँ, अपने न्यूज़ में जो मुद्दे बताता हूँ, उसका आपको लिंक मिलेगा, रेफरेंस मिलेगा, जिसमें कि आप फैक्ट चेक कर सकते हैं, जैसे आजकल कहते हैं ना, फैक्ट चेक कर सकते हैं। एक और बहुत ही अजीब गरीब मुद्दा है। एक डच डच एक मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो पेंडेमिक पॉलिसी है या महामारी के दौरान जो भी कार्रवाई की गई थी या पॉलिसी बनाया था, और अभी आगे का भी पेंडेमिक के बारे में जो पॉलिसी बनाएंगे, वो एक मिलिट्री ऑपरेशन था। माने वो एक मिलिट्री बॉडीज थे जो कि पीछे से इन्फ्लुएंस करते थे। तो पूरा मैं समाचार पढ़ता हूँ आपको। ये डच हेल्थ मिनिस्टर जिनका नाम है फ्लियोर एजिमा स्टेटेड इन पार्लियामेंट, उन्होंने पार्लियामेंट में अपना स्टेटमेंट दिया है कि डच पैंडेमिक का जो पॉलिसी था, डच डच यानी हॉलैंड जिसको कहते हैं, आजकल नेदरलैंड्स कहते हैं, जो पेंडेमिक पॉलिसी जो डिसीजंस लिए गए थे, वो किसके डायरेक्शन में लिए गए थे? वो नेशनल कोऑर्डिनेशन फॉर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, एक डिफेंस का उनका विंग है। हमारा जैसे रॉ होता है या दूसरा होता है मिलिट्री इंटेलिजेंस, तो कोऑर्डिनेटर फॉर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म लड़ने का एक उनका डिफेंस एंड, और उनको नेटो के गाइडलाइंस ऑब्लिगेशन, नॉट
अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 30-32 देश है यूरोप के जो इसके मेंबर है, नाटो के। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिगेशन, जैसे अपना कॉमनवेल्थ है, ये है वो है, क्या है अपना एशिया का भी जो एक है, साउथ ईस्ट एशिया का कौन सा वो बोलते हैं उसको। तो ऐसा एक उनका कई कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। उनके मुताबिक हम जो महामारी के दौरान जो प्लान बनाए थे, उनके गाइडलाइन से बनाए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि रिसर्चर्स एट लॉ कि जो भी ये थे, ये हम इनके गाइडलाइन को मानना पड़ता था हमको। और डच हेल्थ मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि इनके ही डायरेक्शन से, इनके ही सुझाव से और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सुझाव से, उनका जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो एक्शन प्लान बनाएगा भाई 3-4 महीने में। अभी सोचिए, पेंडेमिक में के दौरान बैकग्राउंड में मिलिट्री गाइड कर रहा है, ऐसे कुछ एजेंसीज हैं, डिफेंस एजेंसीज है, और इंटरनेशनल नाटो के लोग हैं। तो ये तो मिलिट्री, तो फिर मिलिट्री वॉर थोड़ी है यार। महामारी अभी वॉर वॉर कर रहे हैं, इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाते हैं, सेंसरशिप आ जाते हैं। और अभी देखिए पेंडेमिक ट्रीटी में भी यही सब चीज़ें हैं। तो कुछ दूसरे शोधकर्ता है, एक सीस वैन डेन बॉस, BOS है उनका नाम, इनके थोड़े मुश्किल होते हैं। एक डच शोधकर्ता है, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ आए, उन्होंने उसके उनसे पता चला है उनको कि पैंडेमिक का जो पॉलिसी था वो एक बहुत बड़ा एक कामयाबी था। किनका? NCTV का, नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म, डच मिलिट्री एजेंसी, एक कोई डच मिलिट्री एजेंसी और इनके हाथ में था। और उन्होंने चिंता प्रकट किया है कि ऐसे में हमारा आज़ादी चला जाएगा, डेमोक्रेसी भी चला जाएगा, अगर ऐसे शैडो गवर्नमेंट और एजेंसीज पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये शैडो वाले हैं, पीछे से करते हैं। इनका फिर क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, कौन बना रहा है किसी को पता नहीं, क्योंकि वो पीछे से बैकग्राउंड से बना रहे हैं, आगे कोई मुकुट खड़ा कर दिया, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी तो रहेगा नहीं, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो पीछे से कर रहे हैं तो उनका अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और लोगों को एम्पावरमेंट भी चला जाएगा। एम्पावरमेंट क्यों चला जाएगा? आपको बोलने का ये आपसे छीन लेंगे, आपको सेंसर कर देंगे, आपको कभी भी कुछ ये करके मैंडेट लगा देंगे। और ये आप देखेंगे, हमको तो और चिंता है। और ये जो उन्होंने कहा है, और ये भी देखने वाली बात है कि स्वीडन स्वीडन एक यूरोपियन देश है जो नाटो का में नहीं था, अभी शायद आ गया है। जब महामारी हुआ था, महामारी के दौरान स्वीडन ने नाटो का पार्ट नहीं था। जैसे मैं बोला ना, 30-32 देश है यूरोप के जो नाटो के पार्ट है। और वो अभी डच मिनिस्टर ने कहा है, नेदरलैंड हॉलैंड के मिनिस्टर ने, कि उनको नाटो का बात सुनना पड़ा। और स्वीडन नाटो में उस टाइम नहीं था, हो सकता है इसीलिए उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया था। ये एक सोचने वाली बात है, ये एक। तो जो भी है, और ये न्यूज़ जो दिया है मिनिस्टर ने, ये एक रॉबर्ट F कैनेडी जो अभी हेल्थ एडवाइजर है, नियुक्त किए गए हैं हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। और उन्होंने हमेशा कहा है कि ये जो है, ये कि मिलिट्री है जो टीका भी जो लगा रहे थे, प्रोडक्शन भी था कोरोना वायरस के टीके, वो एक अबाउट द प्रोडक्शन के बारे में उन्होंने भी कहा था कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन जैसे लगता है। और इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व है, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व है, और मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है जो कि फार्मा से मिल गया। और लोगों को ऐसा लगेगा कि फार्मा वाले कर रहे हैं, पर ये मिलिट्री वाले फंड ले रहे थे इनको, ये कहा है रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर ने। अब देखो शायद जांच कराए नहीं कराए, पता नहीं। पर अभी एक डच प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है। तो WHO को काफ़ी इसी के बारे में चिंता है कि अगर पीछे से मिलिट्री और
दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाटो जैसे उधर है, इधर भी कोई सार्क कंट्री जैसे है ना, साउथ ईस्ट एशिया, इन लोग ही कंट्रोल होता है ना इनका चारों तरफ से। तो लोगों की आज़ादी जाने का खतरा है और सेंसरशिप हो जाएगा। और WHO पैंडेमिक ट्रीटी तो हमारे सिर पे मनरा ही रहा है, पता नहीं कब आ जाए। तो ये सब को देखते हुए हमको लगता है कि हमको सतर्क रहना चाहिए। हमारे जो लोग हैं उनको जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा, किस किस के इससे इन्फ्लुएंस से हो रहा है। तो हमारे जो इलेक्टेड प्रतिनिधि है उनसे पूछना चाहिए सवाल, और आम आदमी भी पूछ सकता है। अगला मुद्दा फिर वही घूम फिर के है टीके का, मंकी पॉक्स का। और कॉन्गो के बच्चों के लिए मंकी पॉक्स वैक्सीन में रुकावट आ गया है। WHO ने डिक्लेयर कर दिया था, आपको मालूम है, अगस्त में, कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है मंकी पॉक्स। और देशों को कहा था कि वो वैक्सीन भेजे कॉन्गो को बचाने के लिए। और हमारे US के कुछ मेंबर ने इसका बहुत आलोचना भी किया था कि मंकी पॉक्स तो इमरजेंसी कहना बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, एपिडेमियोलॉजी प्रिंसिपल के खिलाफ है। ऐसा कोई, इससे बड़े बड़े बीमारियां हमारे पास हैं मंकी पॉक्स से। तो जो भी है, WHO ने डायरेक्शन दिया था कि अब इसके डायरेक्शन के तहत प्रभावित होकर जापान ने 3 मिलियन डोजेस कॉन्गो में भेजना चाहा। पर वहाँ पे कुछ एडल्ट्स को वैक्सीन दे दिया मंकी पॉक्स का, पर बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि रुकावट आ गई किस बात पे कि अगर कोई दुष्प्रभाव हो जाए टीके का तो इसका कंपनसेशन कौन देगा। इसी पे रुकावट आ गई है। तो हमारा तो ये कहना है, हमने स्टेटमेंट भी दिया था, हमारे मेंबर ने, हमने लिंक दिया है कि ये गलत फॉल्स अलार्म है मंकी पॉक्स, और WHO का हमने बहुत निंदा भी किया था। तो करंट जो एक कहानी बनाया है मंकी पॉक्स के बारे में WHO ने, ये ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बढ़ाया है। और जो इसका वायरस है, ये पैंडेमिक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या है कि कुछ ऐसे कारण है अफ्रीका में, और अफ्रीका के बाहर तो ये गे सेक्स से होता है, होमोसेक्सुअल जो कि अनसेफ सेक्स करते हैं, डील करते हैं। तो वही हाई रिस्क ग्रुप है, उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए, उनके ऊपर ये अवेयरनेस फैलाना चाहिए, जानकारी फैलाना चाहिए। और जो अफ्रीका में होता है वो गरीब बच्चे होते हैं, वो जंगल में जाते हैं, छोटे छोटे चूहे जैसे रोडेंट्स को पकड़ते हैं, मीट खाते हैं, उससे उसमें वायरस होता है। तो अगर वैक्सीन से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, WHO का कहना है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाना चाहिए, जो कि जंगल में नहीं जाए, चूहे वहे को ना हैंडल करे, रोडेंट्स को। तो हमारा यही कहना है, पर ऐसा लगता है कि आजकल हर चीज़ वो वैक्सीन से सॉल्व करना चाहते हैं। भाई भूखमरी तो है ही अफ्रीका में, गरीब मेल न्यूट्रिशन तो जाएगा नहीं ना, मंकी पॉक्स चला जाएगा वैक्सीन से, अगर वैक्सीन असर करता तो। पर उसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं वैक्सीन के, वो बात दूसरा है। पर भी स्ट्रैटेजी, परमानेंट सोल्यूशन है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा उनका। अभी हम हेलमेट पहनते हैं अपने बचाव के लिए, तो वैक्सीन, अभी हम हेलमेट पहन के थोड़ी, हम जब तक हम रैश ड्राइविंग करेंगे हेलमेट के बाद भी हमको चोट आता रहेगा, सिर नहीं टूटेगा, बच जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। तो अगर हम वैक्सीन दे देते हैं एक बीमारी के लिए जो कॉन्गो में चल रहा है, मंकी पॉक्स कहते हैं, तो बच्चे भूखे दूसरे कारण से मर रहे हैं, मलेरिया से मर रहे हैं वहाँ, कॉलेरा से मर रहे हैं वहाँ, ऐसे ही भुखमरी से मर रहे हैं, स्टारवेशन डेथ्स हो रहे हैं। तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता ना। ये हम कह रहे हैं, वैक्सीन में प्रमोट करोगे, वहाँ दोगे, फिर डेवलप्ड कंट्री के बच्चे को भी आप डराएंगे कि तो बच्चों में हो रहा, कॉन्गो में पर दूसरे जगह तो अभी ऐसा भी फैल गया था जब उन्होंने डिक्लेयर किया था कि भाई बच्चों को अफेक्ट करता है। बच्चों को नहीं, अफ्रीका में करता है, कि बच्चे भूखे हैं वहाँ, चूहे के पीछे भागते हैं, खाते हैं उनको। और आखिरी मुद्दा है अभी, ये भी बहुत ही अजीब मुद्दा है, जो कि कितने बार हम बोल चुके हैं कि मैथमेटिकल मॉडल का दुष्प्रयोग किया जा रहा है, गलत प्रयोग किया जा रहा है। मैथमेटिकल मॉडल से अपना पूरा इज्जत बचा रहे हैं पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिकल लीडर्स। कुछ भी मैथमेटिकल मॉडल में कुछ भी इनपुट डालो, आपका कुछ भी निकाल लो। पहला मैथमेटिकल मॉडल हमने कहाँ चालू किया था?
इंपीरियल कॉलेज से, जो हम महामारी शुरू शुरू में चालू हुआ था, नील फर्गूसन का मैथमेटिकल मॉडल था। वो कहते बहुत लोग मर जाएंगे, कयामत आ जाएगा, मिलियंस लोग मर जाएंगे। वो गलत इस पे था, कैलकुलेशन पे। 80 साल के लोग मोर्टेलिटी रेट को लेके आपने पूरे पॉपुलेशन को चालू कर दिया। हम 80 साल 70 साल से ऊपर मोर्टेलिटी ज़्यादा है, पर अब हमारा दूसरे कंट्रीज के यंग पॉपुलेशन है, तो वो अपने मॉडल में फिट करके ऐसे। और अभी दूसरा मॉडल्स क्या चालू हो गए कि वैक्सीन से इतनी जान बच गई। लैंसेट में कुछ दिन पहले आया था, 1 साल पहले शायद, जो 20 मिलियन जान बच गई। अभी कोई बता रहा है 14 मिलियन जान बच गई, कोई कह रहा है 12 मिलियन जान। और ये सब मैथमेटिकल मॉडल्स है, तो हमने उसका एक क्रिटिसाइज किया है, उसको आलोचना किया है कि ये गलत है। और 14 मिलियन, और बाकी लोगों ने भी किया, उसका हमने लिंक दिया है। बाकी लोगों ने भी इसको बताया कि मैथमेटिकल मॉडल से करेक्ट एस्टिमेट आप नहीं लगा सकते। कई फैक्टर्स रहते हैं। एक तो वैक्सीन का एफिकेसी, आपने कुछ भी ले लिया, जो शुरू में अनाउंस किया था मैन्युफैक्चरर ने 80% है, आपने 80% लिया, और अभी हमको मालूम है कि वैक्सीन का असर 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहता। कैसे जान बची? दूसरा है कि आपने हर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी जो हो गया, उसको आपने नज़रअंदाज कर दिया। उससे अपने आप कम हो जाता है और इम्यूनिटी आ जाता है, फैलना बंद हो जाता है। उससे जान बच जाती है, वैक्सीन से शायद ना बचे उतना। और बचा भी नहीं। हमने कई बार ग्राफ बताया है कि वैक्सीन लगाने के बाद और पहले के केसेस, उससे कोई बच्चा भी देख लेगा कि पहले कितने केसेस हो रहे थे, बाद में कितने केसेस हो रहे थे। तो ये एक मुद्दा है। और अभी सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि अभी लेटेस्ट जो पेपर पब्लिश किया है, अभी प्री प्रिंट में है, पीयर रिव्यू नहीं हुआ है, उस जॉन योनेट्स ने किया है। अभी ये बहुत दुख होता है, क्योंकि जॉन योनेट्स एक बहुत नेक साइंटिस्ट थे और काफ़ी हाई इंटीग्रिटी वाले, और वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। और उन्होंने महामारी जब चालू हुआ था तभी उन्होंने बहुत अच्छा पेपर लिखा था और कहा था कि इतना लोग नहीं मर रहे हैं इस बीमारी से, इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट बहुत कम है, और इसको हर एस्टिमेट आपका ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। उनसे अगर ऐसा पेपर आए कि वैक्सीन, और वैसे खुद उन्होंने वैसे मॉडल यूज़ किया जिसका कि कोई मतलब बेस नहीं है, जो कि एजम्पशन जो मॉडल में जो आप फीड कर रहे हो, वो पूरा आपका डेटा ही है ही नहीं आपके पास। अब एस्टिमेट गैस फीड कर रहे हो कि इतना वैक्सीन एफिशिएंसी है, इतना पॉपुलेशन को नहीं हुआ है वो सब, जबकि एक्चुअल जितना क्राउडेड होगा पॉपुलेशन में पहले ही फैल जाएगा वैक्सीन लगाने पहले ही। और कई पेपर ऐसे आए हैं, हमने भी कई बार प्रोजेक्ट किए हैं। तो ये अभी दुख की बात है। तो एट टू जॉन योनेट्स, एट टू हमने पहले भी बोला था, ET8TU, ये शायद ग्रीक या लैटिन है, कि तुम भी ऐसे बोलोगे तो फिर क्या है। ये जूलियस सीजर का जो शेक्सपियर का प्ले है, जूलियस सीजर, उसमें ये वर्ड यूज करता है, एट टू ब्रूटस। क्योंकि सीजर का सबसे अच्छा दोस्त रहता है ब्रूटस। और जब वो उसके ऊपर हमला करते हैं तो पीछे से हमला आता है चाकू से। वो मुड़ के देखता है कि उसका जो सबसे उसका अच्छा जो खास जिसके ऊपर भरोसा करता था, वही उसको चाकू मार रहा है पीछे से। तो उसके सीजर के जो सीजर रहता है, उसके शब्द निकलते हैं एट टू ब्रूटस। वो ग्रीक या लैटिन जो भी है, एट टू ब्रूटस का जो अंग्रेजी मीनिंग है या हिंदी मीनिंग है कि तुम भी इस हो क्या हमें धोखा देने वालों में से। अगर ऐसी बात है तो मर सीजर, गिर देन फॉल सीजर, मतलब सीजर को फिर कोई बचा नहीं सकता। तो हमने प्रकट किया है कि अगर जॉन योनेट्स जैसे, एट टू जॉन हो गया, जॉन योनेट, एट टू योनेट्स, अगर वो भी जो कि जिनके ऊपर हमारा इतना भरोसा था महामारी के शुरू से, उनको लगता था कि ये एक ऐसा साइंटिस्ट है जो करेक्ट है, तो साइंस तो फिर गिरेगा ही। अगर देखा जाए, फॉची ने तो गिरा ही दिया था, अब उससे भी नीचे गिर जाएगा साइंस। तो ये हमारा दुख वाली वाली बात है। और आज के इतने ही मुद्दे हैं। धन्यवाद।